आ रही है ना चाय? 2 चाय बोल दी, ठीक है। ये लोग जानते हैं आप कौन हो? आप क्या करते हैं? आप हैं कौन? मैं सेल्फ अनुराग सक्सेना। ट्रेड यूनियनिस्ट का मतलब क्या होता है? समाज को बदलने का एक कीड़ा है। व्हाट डज दैट मीन? इसमें कोई सैलरी वगैरह मिलती है? कुछ अलग से कमाई का स्रोत है आपका? आपके भाई बहन कितने हैं? उनको समझ आता है आपका प्रोफेशन? क्यों चुनी है जिंदगी आपने? मैं तो दुनिया को सॉल्व करूंगा, मैं तो सैक्रिफाइस करूंगा। Why? Why are you doing this? अब ये मत बोलना कि हम उतना नहीं चेंज ला पा रहे जितना हमें लाना चाहिए। अब हम टपरी पे चलते हैं चाय वाले की, चाय लेंगे। और आपका क्यूबा जाने का मन तो करता होगा? हो जाए, इस कैमरा में देख के बोलिए लाल सलाम, जोर से बोलिए। हाँ बरसाती, लाल सलाम, सफेद सलाम। बिफोर यू गो ऑन, आप ये इतने बड़े बड़े नाम ले रहे हो, ये नाम लेके मेरे चैनल के ऑफिस में लोग तोड़फोड़ करने तो नहीं आ जाएंगे ना? तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है। आप क्या करते हो? कुछ नहीं, घर पे बैठे हैं। कुछ रहेगा तब तो करेंगे। और ये देखिए नौकरी वोकरी भी नहीं, बहुत दिक्कत है लोगों को। रोजगार की दिक्कत है। रोजगार की दिक्कत है। हमारे हस्बैंड 400 रुपए पे दिहाड़ी करते हैं। यहाँ पे दिहाड़ी कितना मिलता है? दिहाड़ी 300 देगा और कितना देगा? 4000 रुपये किराया है। बंदा अकेला रूम में रहने वाला है। सैलरी 12,000 है। क्या अपना खाएगा, क्या किराया देगा, क्या बच्चों को भेजेगा? निस्बत मांगते हैं, किसी को रख रहे हैं ना, मुझे हटा दिया, दूसरे वर्कर से 25,000 रुपए ले रहे हैं और नौकरी दे रहे हैं। नौकरी पे रखने के लिए निस्बत चल रही है इतनी जबरदस्त। ये बात तो कहीं बाहर आती नहीं है। कोई सुनेगा जब तो। जब सुने किसको बोले, किसको बोले? कोई सरकार आपका ख्याल रखने नहीं आएगी। सरकार नहीं रखेगा। एक भी पार्टी नहीं है। ना झाड़ू छाप, ना फूल छाप, ना हाथ छाप, सबको अपना अपना वोट लेने से मतलब है। शिकायत करे तो किसी से शिकायत करेगा? और कभी तो सोचते होगे कि अगर जीवन बेहतर होता है, थोड़ा आराम होता है, होगा ही ना। आराम थोड़ी मिलता है आपको। आराम कहाँ मिलेगा? जब मरेंगे तब मिलेगा आराम, मरने से भी नहीं मिलेगा आराम। काम करते ही रहेंगे। यस सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, वेलकम टू योर ऑफिस। हेलो हेलो जी। ऑडियो लाइट इज नॉट नीडेड। आई डोंट थिंक सो। ओके। The dimness here represents the lives of workers today. You know what I mean. मैं सेल्फ अनुराग सक्सेना, जनरल सेक्रेटरी CITU सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन दिल्ली NCR। Wow, what a fascinating introduction. फैसिनेटिंग। Yes. आप क्या करते हैं? आप हैं कौन? मैं ट्रेड यूनियनिस्ट हूँ। ट्रेड यूनियनिस्ट का मतलब क्या होता है? ट्रेड यूनियन मतलब, ट्रेड मतलब कोई भी एक पेशा, ठीक है। उस पेशे के अंदर जो यूनियन समूह संघ बनाते हैं उसको ट्रेड यूनियन कहते हैं। ठीक है। और ट्रेड यूनियनिस्ट क्या होता है? जो वो काम कर रहा है ट्रेड के अंदर, समूह को जुटा रहा है, एकजुट कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है, तो ट्रेड यूनियनिस्ट हो गया। आप वर्कर्स को इकट्ठा करते हैं? जी, वर्कर्स हमारे पास आते हैं इकट्ठे होकर के। ठीक है। कई बार हम भी इनिशिएटर होते हैं, कई बार वर्कर खुद से कलेक्ट होकर के हमारे पास फुल टाइम काम है? जी। इसमें कोई सैलरी वगैरह मिलती है? मिनिमम सैलरी ही है, वेज बोलिए, अलाउंस बोलिए, अराउंड 15,000 के करीब हम ऑफिस से लेते हैं, ड्रॉ करते हैं। ठीक है। Why are you doing this? पैशन। कुछ अलग से कमाई का स्रोत है आपका? अगर ज़्यादा पर्सनल सवाल है तो आप मना भी कर सकते हो। नहीं, मैं कभी कभार कुछ ये आर्किटेक्चरल काम करता हूँ। ठीक है। यूर आर्किटेक्ट बाय ट्रेनिंग? एक्चुअल में मैंने 12th के बाद आर्किटेक्चर कोर्स किया है, डिप्लोमा। तो 94 में मैंने वो पास आउट किया था। ठीक है। वो भी बहुत आंदोलनकारी दिन रहे मेरे अपने, क्योंकि मेरा फर्स्ट जो है ना, पॉलिटिक्स बोलो या सोशल लाइफ बोलो, मेरा जो पहला एंट्री है वो वहीं से हुआ। ठीक है। मैं पढ़ता था खंजावला में, सर छोटू राम के नाम से पॉलिटेक्निक है। ये कौन सी जगह है? ये नांगलोई से आगे, दिल्ली में ही है? हाँ, नॉर्थ वेस्ट। अच्छा, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली। ठीक है। इंजीनियरिंग आप लोग जानते होंगे, इंजीनियरिंग मेडिकल की बुक्स बड़ी महंगी आती हैं। तो जो थोड़ा लोअर इनकम बैकग्राउंड से थे, मगर किसी तरह से उनके पेरेंट्स ने प्रयास करके बच्चों का दाखला करा दिया,
तो उनके लिए बुक्स बड़ा इशू होता था ठीक है। कि जितना भी टीचर्स रिकमेंड कर रहे हैं बुक्स खरीद नहीं सकते। तो हम लोगों ने इस बात को लेकर एजिटेशन किया कि पहले इनिशियली 2 कार्ड्स कॉलेज ऑफ़र किया करता था हमारा पॉलिटेक्निक, कि 2 लाइब्रेरी से आप 2 बुक्स ले सकते हैं वीक में, मगर हमने उसको एजिटेशन करके 6 कार्ड्स करवाए। अच्छा, तो ये सबसे पहला मेरा मतलब तो उस टाइम आप किसी संस्था के साथ थे? वही मैं SFI से जुड़ गया था। SFI की फुल फॉर्म मेरी नादान ऑडियंस के लिए बता दीजिए। अच्छा, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। और ये कौन सी पॉलिटिकल पार्टी की स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है? नहीं, ये CITU हो या SFI हो, सबका अपना इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन है। ओके, संविधान है। बट डू यू गाइस हैव एनी एलिजियंस टू लेफ्ट लीनिंग है? हाँ। ओके, लेकिन ऐसा नहीं कि CPI का कुछ है, CPM का कुछ है? नहीं, ऐसा जो करेक्टर है ये हम लोग इसको बोलते हैं जन संगठन, मास ऑर्गेनाइजेशन। ऑल राइट। तो ऑल SFI पीपल आर नॉट CPM, CPI, कांग्रेस, BJP। दे माइट ऑप्ट फॉर एनी पॉलिटिकल पार्टी। टिल येस्टरडे आई डिडंट नो द फुल फॉर्म ऑफ C2। मतलब इस इंटरव्यू की प्रेप से पहले मुझे पता ही नहीं था कि C2 क्या है, और मैं तो अपने आप को थोड़ा जानकार मानता हूँ। और आप पूरे देश में एक्टिव हो? C2? हाँ, CITU पूरे देश में है। अच्छा, CITU बोलते हैं कि C2 बोलते हैं? C2 हिंदी में बोलते हैं आमतौर पे, C2 ज़्यादा फेमस है। C2, ठीक है। C2 ज़्यादा क्यूट भी है, C2। स्वीटू हो गया। शुरू कब हुई C2? ये 1970 में, कोलकाता। कोलकाता, ऑब्वियसली। BT रणदीवे जी, बताइए इनके बारे में। CITU के फाउंडर हैं। ओके। ये महाराष्ट्र से हैं। ओके। फेमस ट्रेड यूनियन लीडर। ओके। डिड यू एवर वर्क विद हिम? डिड यू मीट हिम? नहीं, मुझे खुश नसीबी नहीं था। मैं तो ट्रेड यूनियन शुरू किया 2004 से। गॉट इट। उससे पहले आप क्या कर रहे थे? स्टूडेंट लाइफ में थे। दिल्ली में कई सारे पॉलिटेक्निक्स हैं, आर्यभट्ट है, पूसा है। तो वी डिड 45 डेज स्ट्राइक, और उसका एक बड़ा मेजर जो इशू था वो ये था कि जो प्राइवेट पॉलिटेक्निक्स हैं उसमें दाखिले के समय पर कैपिटेशन फीस मांगा जाता था। वो कितना होता था? वो रेंजिंग फ्रॉम 15,000 टू 25,000, 30,000 फीस होती थी। मंथली फीस 450 रुपीज़। अच्छा। मगर इसके अलावा वन टाइम ये पैसा लिया जाता था सबसे एडमिशन के समय। अगर इनको पैसे लेने ही हैं स्टूडेंट से, सो व्हाई कांट दे शो इट एज ट्यूशन फीस? ट्यूशन फीस की अलग रिसिप्ट मिलती थी। तो क्या उसको बढ़ाना क्या लीगली अलाउड नहीं था, इसलिए एक और जरिए से पैसे ऐंठने का ये जरिया था, या फिर क्या था? बिल्कुल ऐसा कह सकते। तो उसका हमने जम के विरोध किया। आज की डेट में ऐसा कुछ होता है? अभी तो कॉलेजेस की फीस ही ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं प्राइवेट कॉलेजेस में, और सरकारों ने मान्यताएं भी दे दी हैं फीस बढ़ाने का। अभी आप देखो ना, ये दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, उसका फीस ही BTech का 10 लाख से ज़्यादा है। अगर मोटे तौर पे देखें तो स्पेसिफिकली गर्ल्स एजुकेशन को तो ये अफेक्ट करता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब फीस का सवाल आता है फैमिलीज़ के अंदर, तो फिर लड़कियों को कॉलेजेस नहीं भेजने का आपने फैक्चुअली देखा है? लाइक आर यू सेइंग दैट नंबर सपोर्ट दिस, या फिर एनेक्डोटल एविडेंस? नहीं, सही, ये बिल्कुल फैक्चुअली भी ये सही बात है। ठीक है। ये कोई मतलब तीर नहीं छोड़ रहा मैं। मैं छोड़ने भी नहीं दूंगा। ये शिक्षा का मंदिर है? हाँ, शिक्षा का मंदिर। ये शिक्षा का मंदिर है। अच्छा, इसको लेटरिन के तौर पर क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? वही लोग हकते हैं और जाते हैं। हकते हैं यहाँ पे हम लोग। तो लड़की लोगों के लिए शौचालय है यहाँ पे अलग से? जो लड़की लोग पढ़ने आते हैं उनके लिए अलग से शौचालय नहीं है? JNU के अंदर एक रिमोट गांव का भी बच्चा कैसे दाखला ले पाता है, क्योंकि JNU में जो एडमिशन का क्राइटेरिया है उसके अंदर उसको एडिशनल पॉइंट्स मिलते हैं कि आप गांव से हो। अगर हाँ, एक पर्टिकुलर रीजन से हो जिसको गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किया है कि बैकवर्ड रीजन है ये। गॉट इट। इसके आधार पर वो एक अच्छे विश्वविद्यालय में भी प्रवेश ले पाता है ना। मगर ये सब अगर क्राइटेरियाज नहीं रहेंगे तो एक रिमोट विलेज का बच्चा चाह करके भी, अगर उसका सपना है, ख्वाब है, उसके बावजूद भी वो हायर एजुकेशन में अच्छे संस्थाओं में नहीं दाखला ले पाएगा। आई वुड से, मैं थोड़ा इसमें एक्सट्रीम हूँ, मुझे तो लगता है अंबानी के बच्चे को भी अगर जो पढ़ना है उसको भी फ्री में एजुकेशन मिलनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि उस केस में भी जब अमीर बच्चा कोर्स चुनेगा तो अगर उसके माँ बाप विलिंग है पैसा देने के लिए तभी वो चुन पाएगा। अगर उसे खुद अपनी पढ़ाई करनी है वो नहीं कर पाएगा। यू आर नॉट फ्री टू देन चूज योर ओन कोर्स इफ योर पेरेंट्स आर पेइंग फॉर एजुकेशन। नहीं, हमारा स्टैंड तो क्लियर है कि एजुकेशन तो जो ना स्टेट फंडेड होना चाहिए। अच्छा। क्योंकि अगर स्टेट फंडेड नहीं होगा तो फिर जो अफोर्ड कर सकता है वही ले पाएगा एजुकेशन।
एक ही को है ये कमाने वाला, 4 को खाने वाला, 5 को खाने वाला है बैठ के, तो उसी ने से पढ़ाना भी है, उसी ने से लिखाना, उसी ने से खाना, भोजन, कपड़ा लाता सब मिलना है। मगर इतना तो है कि कठिनाई करके पार करके संकट बच्चन के तो पढ़ाएंगे जरूर भैया, ऐसा तो बात नहीं पढ़ाना है। ही चाहिए। आपका फ़ोन बज रहा है, आप उठा सकते हो, लाउड स्पीकर पे भी ले सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। These are hospital employees ओके, बताओ डिटेल में बताओ। working in blood banks. These are all mostly jobs are contractual nowadays. ठीक बात है। तो उसमें इनके कुछ वेजेस का इश्यूज है कि सैलरी नहीं बढ़ा रहे। इनको कितनी मिल रही है? इनको अलग अलग कैटेगरीज है, किसी को 26,000 है, किसी को 30,000 है, किसी को 23,000 है। और इनका एक्सपीरियंस कितना होगा? एक्सपीरियंस तो 11 साल कम से कम हो गया, 10 साल 11 साल। 30-35 साल का व्यक्ति 26,000 की सैलरी पे अटका हुआ है। तो ये अराउंड 56 हैं जो अलग अलग हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं। दिल्ली के एयरविन हॉस्पिटल है, सफदरजंग है। तो अभी ऑफिस में मैं अभी बुला भी रहा था, वो 2 एम्प्लॉयज़ जो बैठे हुए हैं, इनका ये जो अपना अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है कश्मीरी गेट पे, दे आर वर्किंग एज गार्डनर्स। इज द गार्डनर? हाँ, माली, बतौर माली। तो इनको 6 महीने से यूनिवर्सिटी ने सैलरी नहीं दी। पिछली साल अगस्त में मिली थी। लगभग कितना पैसा मिल रहा है अभी सरकार से? 17,000 इंटू 6 इनको मिलना है अभी। ये भी माली हैं। कॉन्ट्रैक्टर का जैसे रिन्यू हुआ लाइसेंस, तो नया ठेकेदार आया तब इनको हटा दिया। तो जितने महीने इन्होंने काम किया पुराने कॉन्ट्रैक्टर के अंडर में, वो इनको पेमेंट नहीं की गई। ओके। और उनकी 6 महीने की सैलरी यूनिवर्सिटी ने रोकी हुई है। दे वर वर्किंग एज डेली वेजर्स। दिहाड़ी पे रखती है सरकार, भी दिहाड़ी पे रखती है लोगों को। कॉन्ट्रैक्चुअल भी नहीं है, दिहाड़ी है। दिहाड़ी है। और दूसरा आपने बोला कि लीगली कॉन्ट्रैक्चुअल रखना अलाउड नहीं है। अलाउड ये नहीं। क्या मामला है? ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट है जो पार्लियामेंट से इनेक्टेड है। ठीक है। 1970 का कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबोलिशन एक्ट। तो उसमें क्लॉज 10 है जिसमें क्लियर लिखा हुआ है कि आप जो है ना रेगुलर नेचर ऑफ वर्क में आप नहीं एम्प्लॉय कर सकते। और रेगुलर वर्क क्या होता है, क्या इसकी भी डेफिनेशन उन्होंने दी होगी? ऑब्वियसली जो 12 महीने चलने वाला काम है वो रेगुलर है। रेगुलर है वो, उसमें कॉन्ट्रैक्ट पर रख ही नहीं सकते। उसमें नहीं रख सकते आप। और अभी तो सरकारी संस्थान में भी सरकार खुद से वायलेशन कर रही है इस एक्ट का। जो दिल्ली के अंदर भी, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे दिल्ली गवर्नमेंट हो, जो इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पर बहुमत लगभग 70 से 80% कॉन्ट्रैक्ट पे ही एम्प्लॉयज़ को रखा हुआ है। शैम इसको बोलते हैं, शैम कॉन्ट्रैक्ट। शैम कॉन्ट्रैक्ट। शैम इन द सेंस कि आप स्थायी प्रकृति के काम के लिए आप अस्थायी लेबर रखे हुए हैं। जहाँ परमानेंट होना चाहिए उनको टेम्परेरी रखा हुआ है। हाँ, षड्यंत्र है ये। ऑब्वियसली षड्यंत्र ही बोलेंगे इसको। मेट्रो स्टेशन पे स्टाफ है, वहाँ पे हाउसकीपर, मैं वहीं काम करता हूँ। वहाँ पता करो तुम्हारी सैलरी कितनी है। अरे 18,000 है इस टाइम, जिसमें 10,000 रुपए तनख्वाह दे रहे हैं ठेकेदार। इतना बड़ा शोषण कर रहे हैं। अरे 10 भी नहीं दे रहे ऑन पेपर है। ऑन पेपर 15,000 9.5 9, 8, 9, 8 ऐसे। और कहते हैं ऊपर मत बताना, बस ये तनख्वाह मिलेगी आपको, करना तो वो तो करेगा ही। उसको इतनी अब मजबूरी में करना पड़ता है। झिलमिल इंडस्ट्रियल एरिया है ईस्ट दिल्ली में, तो वहाँ पर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है। जो यामा, हीरो होंडा, इसके क्लच प्लेट ब्रेक शू वहाँ पर मैन्युफैक्चर होते हैं। ठीक है। तो इस ओनर की भी, अशोक भंडारी नाम था उनका ओनर का, इनकी भी 5 और इंडस्ट्रीज चल रही थी अलग अलग एरियाज में, साहिबाबाद में, नोएडा में। अभी वहाँ पर बिफोर यू गो ऑन, आप ये इतने बड़े बड़े नाम ले रहे हो, ये नाम लेके मेरे चैनल के ऑफिस में लोग तोड़फोड़ करने तो नहीं आ जाएंगे ना? ऐसा क्यों? ये लोग पावरफुल लोग होंगे शायद। मुझे अमित भंडारी नाम सुन के थोड़ा सा डर लगा। अशोक भंडारी। हाँ वही अशोक। अभी उनकी काफी एज हो गई। ये अच्छा, इंसिडेंट उनका कोई बेटा होगा जो मारेगा मेरे को। नहीं, तो उनको पता है ऐसा कुछ। ठीक है, सॉरी, यू गो ऑन। मेरा वो फर्स्ट एक्सपीरियंस था यूनियन करने का, मजदूरों के बीच में काम करने का। ये 2003-4 की बात बता रहा हूँ मैं आपको। वहाँ पर क्या था कि जो डिक्लेयर्ड मिनिमम वेजेस होते हैं वो ओनर्स देते नहीं थे, मगर साइन लेते थे डिक्लेयर्ड वेजेस के ऊपर। तो इसको लेकर के टसल हुआ जो 6-7 साल चला लगातार वहाँ पर। मिनिमम वेज कितनी थी और कितना दे रहे थे? 2700 थी उस समय और 1700 दिया जा रहा था। 2700 क्या एक दिन, एक महीने? महीने की। महीने का मिनिमम वेज 2700 था? ये मैं आपको What the fuck is this?
2004 की बात बता रहा हूँ। तो वहाँ पर ये लगातार जो है ना, जो एम्प्लॉयर्स हैं वो हेंचमैन रखते हैं वर्कर्स को डराने के लिए। हाँ, ये तो आम बात है, बाहुबली। और ये रखे जाते हैं जस्ट टू डेटर वर्कर्स, डर बैठाने के लिए कि अगर आप कुछ भी कंपनी के खिलाफ आप जाएंगे तो आपको उठा के बाहर फेंक दिया जाएगा, नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ना केवल नौकरी से निकाला जाएगा, आपको फिजिकल हार्म भी पहुंचाया जा सकता है। ओके। तो ये को टेरर, आतंक बनाने का प्रयास होता है। सबसे बुरी कंडीशन में कौन सी इंडस्ट्री है अभी इन टर्म्स ऑफ द वर्कर्स कंडीशंस? जो इनफॉर्मल सेक्टर है, असंगठित क्षेत्र जिसको हम लोग बोलते हैं ना, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, उसमें बुरी हालत है। क्योंकि वहाँ पर ना तो जॉब की सिक्योरिटी है, ना वेजेस की सिक्योरिटी है। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, अच्छे से नाम लेते हैं, नाम पुकारते हैं उनका, ओला में काम करते हैं, उबर में काम, मगर ओला उबर उनको अपना एम्प्लॉय नहीं मानती है ड्राइवर्स। जोमेटो वाले, उबर वाले बोलते हैं कि भाई लाख लाख रुपए हमारे लोग कमा रहे हैं, और ये सब भी हो रहा है। क्या उसमें भी कुछ तो सच्चाई होगी? इसमें बूम था मगर अभी नहीं है। बूम था स्पेसिफिकली अगर बात करें ओला उबर के अंदर। मगर फिर उसके लिए वो एक्स्ट्रा अर्निंग के लिए जो ये बोल रहा है कि मैं एक महीने में 50,000 60,000 अर्न कर रहा हूँ, एक ड्राइवर अगर कह रहा है, तो वो फिर 17-18 घंटे ड्राइव भी कर रहा होगा। फिक्स वर्किंग आवर्स तो रहा नहीं। या तो ये बोलिए कि नहीं भाई आपकी नाइट शिफ्ट है, आप नाइट शिफ्ट में आप काम करेंगे, वो तो मतलब स्वीकार्य है। जैसे हॉस्पिटल्स के अंदर नाइट स्टाफ होता है, पुलिस के अंदर नाइट ड्यूटी होती है, हर जगह ऐसे प्रोफेशंस हैं, मगर इनका कोई टाइम फिक्स नहीं है। तो ये सरकारों के द्वारा बहुत ज़्यादा इसको लेके प्रचार किया गया है कि ये जो पोर्टल पे ऑनलाइन जॉब्स जो है ना, ये बड़े पैमाने पर इससे नौकरियां बढ़ रही हैं। हम ये कह रहे हैं कि ये नौकरियां बढ़ नहीं रही हैं, प्रिकेरियस एम्प्लॉयमेंट है। प्रिकेरियस एम्प्लॉयमेंट, ऑल राइट, ठीक है। प्रिकेरियस इन द सेंस कि मतलब इसके अंदर ना नौकरी की सुरक्षा है, ना वेजेस की सुरक्षा है, और कई बार पैसा भी कट कर लिया जाता है। तो जो आप अभी सवाल पूछा था ना कि सबसे ज़्यादा बुरी स्थिति कहाँ पर है, ये जो अनऑर्गेनाइज किस्म के जो पेशे बन गए हैं इस बीच में, वहाँ पर सबसे ज़्यादा बुरी स्थिति है। और हस्बैंड क्या करते हैं आप? मेरे हस्बैंड कुछ नहीं करते, घर में रहते हैं। चोट लग गई है, उनके पैर में एक्सीडेंट हो गया था। अच्छा, उससे पहले क्या करते थे? उससे पहले वो भी ये जोमेटो में जाते थे। तो ये एक एक्ट भी बना था 2008 में अनऑर्गेनाइज सेक्टर के मजदूरों के लिए सोशल सिक्योरिटी, इस संबंध में 2008 का एक्ट है। और ये आंकड़ों में बोला जाता है कि 94% है, मतलब टोटल वर्कफोर्स का 94% है, मगर उनके लिए सरकार की ओर से कोई ध्यान नहीं है बिल्कुल भी। मतलब वो हर चीज़ में जीडीपी में वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, देश के विकास में उनका योगदान है। मतलब आम तौर पे हम क्या सोचेंगे समझीश कि मान लीजिए कोई अमरूद बेच रहा है सड़क पे ठेली लगा करके, इसका क्या योगदान है? वो कहीं से फ्रूट खरीद रहा होगा और वो आगे सेल कर रहा होगा, तो टैक्स भर रहा होगा कहीं ना कहीं। और मान लीजिए मैं अपनी फ़िटनेस के लिए मान लीजिए जूस ले रहा हूँ, या फ्रूट खरीद रहा हूँ, या सब्जी खरीद रहा हूँ, तो मैं अपना जो जीवन में मेरी जो ज़रूरतें हैं मैं पूरी कर रहा हूँ ना, तो उस व्यक्ति का, उस इंडिविजुअल का योगदान है शहर के अंदर। बिल्कुल। कितने का देते हो एक पैकेट? एक पैकेट 20 का है, 10 का है। आपको कितने का पड़ता है? ये 16 रुपया का पड़ता है। और 20 का बेचते हो? बस इतना ही फायदा है और कुछ नहीं है? अरे बात डाका मारेंगे। 10 वाला आएगा, 20 के 10 का कहाँ कोनो। अरे यार, हेलो, चलो ये लेंगे, ले धरो। कहाँ वही वाली 15 रुपया का है, 10 ही लेके चला गया। अच्छा, खरीद है 15, लेकिन आपने दे दिया। क्या करेंगे, मजबूरी है हमने। अब उतना मोटा ताजा है, हाथ से छीन लेते तब वो हमरे शर्म आवत है। पच गए तो गए, राम राज्य है, राम राज्य है। Can I take a slight segue into what kind of conditions do these workers live in? Can you, क्योंकि मेरी ऑडियंस में जो लोग होंगे जो ऐसे तबके से नहीं आते होंगे, जो मज़े से रह रहे होंगे मेरी तरह वसंत कुंज के फ्लैट में, अब हमने जाना ही बंद कर दिया, अब वो इंटरेक्शन ही नहीं है, अब वो अलग समाज है, हम अलग समाज है। तो वो किस कंडीशंस में एक एवरेज वर्कर रहता है जिसके साथ आप डील करते हैं, क्या आप थोड़ा वो बता सकते हैं?
पुरानी दिल्ली में ना आप हेड लोडर्स के बीच में जाइए, पोर्टर्स के बीच में जाइए, ठीक है, कुछ लोगों के पास तो कमरे भी नहीं होते। तो इनको अगर आप देखेंगे, इनके रूम्स को देखेंगे तो एक एक रूम में 8-8, 10-10 लोग रह रहे होंगे। जो मैं ओल्ड दिल्ली की बात बता रहा हूँ आपको, वहाँ पर और ये कमरे कितने बड़े होते हैं? क्या इस हॉल जितना बड़ा कमरा होगा? अगर इतना हॉल जितना होगा तो उसमें 40-50 लोग रह रहे होंगे। सच्ची बात बता रहा हूँ मैं आपको। आप चल के शूट मैं यकीन कर रहा हूँ आपकी बात पे। और ये दिल्ली में ही हो रहा है। इस वक्त इनको दिहाड़ी कितनी मिल पाती होगी? दिहाड़ी फिक्स नहीं है, मगर पीस रेट के हिसाब से जो है, मान लीजिए 10 रुपये नग बोला जाता है। हाँ, मैं समझता हूँ ना। हाँ, कि भाई एक बोरी उठाया, एक नग हो गया, तो इसका आपको 10 रुपये डिलीवरी का मिलेगा। आजकल रेट क्या चल रहा होगा, आपको आइडिया होगा एक नग का? 5 रुपये, 7 रुपये, 8 रुपये, इस प्रकार से अलग अलग रेट्स। और ये बोरी कितनी हैवी होती है? बोरी तो 50 किलो से 100 किलो तक बोरी होती है, एक बारी में उठा लेते हैं। एक बोरी का 5-10 रुपये, इससे ज़्यादा नहीं होता। झूठ बोल रहे हो आप? नहीं, आप पता नहीं, ये मुझे झूठ लग रहा है, क्योंकि दिस फक्ड अप। आई एम सॉरी फॉर माय लैंग्वेज, बट दिस फक्ड अप मैन। हम लोग के घर के हस्बैंड है जो काम करने के लिए बाहर गया है, अगर काम यहाँ मिलता है, सरकार ने देता, हम लोग गरीब आदमी देता तो यहीं पे काम करता। बाल बच्चा को छोड़ के 6 महीना साल भर वही काम करता है। जब सरकार रहता तो काम यहाँ नहीं देता। कौन नहीं चाहता है कि अपना पति के एक साथ में रहे, बाल बच्चा पूरा फैमिली एक साथ में रहे, मगर अपना उतना रहने के रहेगा तब तो एक साथ में रहेगा। उसका खाना चाहिए रहने के लिए, उसका साथ में हरी बीमारी दिखाने के लिए रहेगा। वो रहेगा घर में तो हम कहाँ से फिर, अगर दिक्कत आ गया तो फिर कहाँ से दिखा सकते हैं? ये है कि नहीं बात? गलत बोल रहा हूँ थोड़ी? एकदम ठीक बोल रहे हैं। और अभी समझिए जी, स्थिति बहुत ही लगातार जो बिगड़ती जा रही है ना शहर के अंदर, अगर आप बारीकी से देखेंगे, महंगाई का स्तर लगातार हो रहा है। मुझे पता नहीं आप लोग कितने लोग सब्जियां खरीदने के लिए निकले होंगे पिछले दिनों में। 100 रुपये किलो टमाटर है इस समय, 40 रुपये किलो आलू है, और 60 रुपये किलो प्याज है। अभी परसों मैंने खरीदा टमाटर, 80 रुपये का हमारी गली में बेच रहा था एक, तो मैंने तुरंत लपक के ले लिया। 80 रुपये का टमाटर भाई सस्ता लग रहा है। सस्ता लग रहा है क्योंकि उससे पिछले दिन वो टमाटर उतने लाल नहीं होंगे। नहीं है ना, वो टमाटर अच्छे थे, लाल थे। अच्छा, ठीक है। क्योंकि मैं खरीदता आया हूँ घर के लिए, तो मुझे चलो ठीक है। जो पॉइंट मैं रखना चाह रहा हूँ कि जितना तेजी से इन्फ्लेशन बढ़ा है ना, उसके कोरस्पॉन्डिंगली वेजेस या इनकम्स नहीं बढ़े हैं ऑन एन एवरेज। तो उसकी वजह से ना, अगर आप ज़्यादा बारीकी से जीवन को देखना चाहेंगे तो एक इंसान को या तो एट स्ट्रेच वर्किंग आवर्स बढ़ाने पड़े हैं, दूसरा या केवल एक काम नहीं, एक से अधिक काम कर रहा है वो दिन के अंदर, करना ही पड़ेगा। अदरवाइज वो शहरों के अंदर सरवाइव नहीं कर सकता, उसको वापस गांव में जाना पड़ेगा। 2014 में सिलेंडर 410 रुपये था, आज 1100 के करीब हो गया। 1100 ही है। 1100 तेल सरसों का 80-90 रुपए किलो था, आज डबल हो गया। सही कह रहे हैं। दूध 30 रुपए था, 60-65 पर पहुंच गया। आटा 20 रुपए था, 40 पर पहुंच गया। यार इतनी महंगाई डबल हो गई, गरीब आदमी कहाँ से खाएगा? नौकरी है नहीं, बहुत ज्यादा महंगाई हो गई है। मतलब घर चलाने में भी महंगाई बढ़ रही है ना? घर चलाने में, हाँ। यही जब सब्जी तो ना महंग रहेगा तो कहाँ से कोई खाएगा? जैसे तुम ऐसे ही मर जाएगा, तो गरीब रहेंगे तो मर जाएंगे। एक परिवार के अंदर भी मान लीजिए मैं भी कमा रहा हूँ, मेरी वाइफ टीचर है, वो भी कमा रही है, और एक बेटी है मेरी, एक बेटी, और हम तीनों के लिए मेरी और मेरी वाइफ की जो इनकम है उससे भी बमुश्किल चीज़ें घर की गुजर बसर हो पाता है। शी इज़ ऑल्सो अर्निंग अराउंड 28-30,000 पर मंथ। तो अब आप ये देख लीजिए कि कैसे, कितना मुश्किल। 40-45 में तो आज की डेट में घर नहीं चल सकता। हाँ, नहीं चल सकता। हमारे पास अपना घर है तब ये स्थिति है ना? तो ये मैं बिल्कुल इसके अंदर कुछ भी एग्जरेशन नहीं है, बड़ा चढ़ा करके बातें नहीं रख रहा हूँ। अभी आपकी बेटी की स्कूल की फीस कितनी है? प्राइवेट में? नहीं, वो गवर्नमेंट स्कूल में है। तो फिर तो चलो। हाँ, मगर उसका ट्यूशन का खर्चा बहुत है। ट्यूशन भी तो देना है। हाँ, साइंसेज में पढ़ रही है वो, 6,000 रुपये फीस है जाती है उसकी हर महीने ट्यूशन की। हाँ। कॉलेज में कोई पूछता है तो हम सीधे बोल देते मेरे पापा लेबर हैं। उसमें डर क्या है बताइए आप? नहीं, डरने की कोई बात नहीं। या शर्म करने वाली क्या बात है? आपको तो प्राउड होना चाहिए यार। तो हमको प्राउड होता है तभी ना हम बोलते हैं, किसी के सामने चिकते नहीं है।
कोई भी चाहे टीचर हो चाहे स्टूडेंट हो कोई पूछता है, हम बोल देते हैं मेरे पापा ये हैं। क्यों शर्म करे सर, हम किसी और के तो खाना नहीं खा रहे हैं ना। सही बात है। आप किसी खुद मेहनत कर, तो आप क्या चाहते हो? आप फैमिली को कहाँ ले जाना चाहते हो? क्योंकि आपने तो एक गरीबी की स्थिति देखी है ना। हम सोचते अगर जो मेरा फूड डिपार्टमेंट में लग गया हाँ। तो अपने पापा को हम कभी काम नहीं करने देंगे। ये है, मेरे मम्मी पापा काम नहीं करने देंगे। आप जानते होंगे पॉश एक्ट एक एक्ट बना हुआ है, बिल्कुल 2013 में पास है। उसमें वर्क प्लेस के ऊपर अगर किसी के साथ भी कुछ दुर्व्यवहार होता है, दुराचरण होता है, हरासमेंट है, तो उसमें महिला एम्प्लॉय जा कर के ये एक इंटरनल कमेटी होती है, वहाँ अपनी बात को रख सकती है। ठीक है। और ये कमिटीज़ बने, प्रॉपरली फंक्शन करें, उनकी बॉडी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ठीक से हो, इसकी निगरानी की जिम्मेदारी है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की। ठीक है। अब दिल्ली के अंदर जो महिला बाल विकास विभाग है उसके अंदर खुद से जो है इंटरनल जो कमेटी है, आईसी बोलते हैं उसको, उसका कॉन्स्टिट्यूशन ही ठीक नहीं किया गया। इनकी खुद की कमेटी गलत चल रही है। इनकी खुद की कमेटी का कॉन्स्टिट्यूशन गठन, हाँ, वो गलत है। गठन कैसे गलत है वो भी मैं बता देता हूँ आपको। कि जो एक्सटर्नल एक उसके अंदर प्रोविजन है पॉश एक्ट में कि जो एक एक्सटर्नल मेंबर जरूर होगा उसके ठीक अंदर। बात है। तो जो एक्सटर्नल मेंबर होगा वो मेंबर होगा जिसका वुमेन इश्यूज के ऊपर जिसका बैकग्राउंड हो। करेक्ट। और इन्होंने वो वुमेन इशू के का बैकग्राउंड की एक महिला को ना रख के इन्होंने लॉयर को एंगेज कर लिया। ओके। और उसको हम लोगों ने चैलेंज भी अभी किया है ट्रिब्यूनल कोर्ट के अंदर। और जो प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ तो और बुरी हालत है, वहाँ तो कमिटीज़ नाम की चीज़ नहीं है, जबकि कानून ये है कि भाई 50 वर्कर हैं, 100 वर्कर हैं, वहाँ पे कमिटीज़ बननी चाहिए। मगर कमिटी लॉ में तो आई थिंक इफ यू हैव मोर देन 15 एम्प्लॉइज यू हैव टू हैव एन इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी। तो वो नहीं है। जहाँ महिलाएं काम कर रही हैं तो महिलाओं के लिए ना वर्क प्लेस पे सेपरेट टॉयलेट्स भी नहीं मिलेंगे आपको। और ये एमसीडी के अंदर हमारे महिला साथी है, उसने हमें पीछे मीटिंग हुई थी यहीं पर, उसने बताया था कि मैं जहाँ पर ऑफिस में जाती हूँ वहाँ पे महिलाओं के लिए अलग टॉयलेट नहीं है। तो ये सरकारी संस्थान की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, जिनको खुद सफाई रखनी है शहर की। हाँ, ये इस तरह के सवाल भी CITU उठाती है, मैं ये रखना चाह रहा हूँ आपको। चीयर्स मैन, चीयर्स। पर ये जो सोशल जस्टिस मंत्रालय चल रहे हैं हर सरकार में, भारत सरकार में भी, ये कर क्या रहे हैं फिर? एवरी गवर्नमेंट हैज अ सोशल जस्टिस मिनिस्टर, व्हाट डज दैट मीन? सोशल जस्टिस यही तो होगा ना सोशल जस्टिस, और क्या होगा? आप सही कह रहे हैं, मगर ये करते क्या है मंत्री? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के सामने बैठते हो आप? जी जी ये क्या बात कर रहे हो भाई? ये आपके सामने है? जी, इसमें भी यूनियन है हमारे एम्प्लॉइज में। अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस में भी? क्या बात कर रहे हो भाई? इसमें यूनियन है, काफ़ी सालों से है। ओह मैन। सरकारी तौर से जो एम्प्लॉयड है उनमें तो आपका यूनियंस हैं, पर क्या पुलिस जैसी ऑर्गेनाइजेशन में भी क्या क्या यू नो, आई एम श्योर ओपनली तो वो नहीं कर सकते यूनियनाइज, पर क्या कुछ होता है कि उनकी सैलरी के लिए भी आप आवाज़ उठाएं? हमें भी बताते हैं कि भाई फला में 60s 70s में पुलिस भी ऑर्गेनाइज हुई थी। ओके ओके। उनको भी फिर पुलिस वालों को ही लाठियाँ मार मार के भगाए। क्या बात कर रहे हो? ये कब हुआ? ये बताते हैं, मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता, मगर मैंने सुना है ऐसा कि उनको धरना स्थल से हटा दिया, भगाया, दौड़ाया, ये सब हुआ। आपकी मैंने बहुत तारीफ सुनी आपके मुंह से सीटू की। आप लोगों की सबसे बड़ी खामी क्या है? खामी ये है, अब ये मत बोलना कि हम उतना नहीं चेंज ला पा रहे जितना हमें लाना चाहिए, असली खामी बताना। खामी हम हर सेगमेंट वर्कर्स के पास नहीं पहुंच पा रहे हैं। ओके। क्योंकि जो एक्सप्लॉयटेशन है, शोषण है, वो बहुत ज़्यादा है, हर स्फीयर में है। तो संख्या तो लैक्स में है, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स लैक्स में है, वेंडर्स लैक्स में। क्या वो उतने सारे वर्कर्स हमारे साथ CITU के साथ जुड़े हुए, CITU से एफिलिएट यूनियन के साथ जुड़े हैं? नहीं, ऑब्वियसली नहीं। तो ये हमारा खामी है कि हम ज़्यादा एक्टिविस्ट, ज़्यादा कार्डर्स को हम तैयार नहीं कर पा रहे उस पेस के साथ जितनी ज़रूरत है। अगर अनुराग जी मैं ट्रेड यूनियनिज्म को एक इंडस्ट्री मानूं अपने आप में, क्योंकि एक प्रोफेशन ही है जिसमें आप लोग हैं, बिल्कुल,
तो इस प्रोफेशन में व्हाट इज़ द काइंड ऑफ मॉरल स्पेक्ट्रम दैट यू सी? क्या मैं मान लूँ कि सारे ट्रेड यूनियन वाले ज़मीर के अच्छे ही होते हैं, या इसमें भी कुछ हेंचमैन टाइप लोग होते हैं? तो इसका ईमानदारी से जवाब ये है कि कुछ लोग तो होंगे जो ट्रेड यूनियन के नाम पे गलत तरीके से प्रैक्टिस कर रहे होंगे, और उसको हम लोग इसी रूप में देखते हैं कि मान लीजिए कि जिस सरकार के विरोध में या जिस ओनर के विरोध में हम आवाज़ उठा रहे हैं और मज़दूर का भरोसा जीता है, पता लगे कि हम उस ओनर से मज़दूर को छिपाते हुए हम उससे कोई नेगोशिएट कर लें और उसके हित को हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, तो वो गलत होगा। अभी हमने ना 4 अक्टूबर को एलजी ऑफिस पे बड़ा एक प्रोटेस्ट किया था, नईम आए थे उसके अंदर, तो उसमें हमने जो इन्होंने एक वेज बोर्ड बनाना था ना, वो एलजी साहब ने पिछले 1.5 साल 2 साल से बनाया नहीं है। वो भी बन जाएगा। पिछली बार मैं वेज बोर्ड का मेंबर था दिल्ली का, अगर वो भी बन जाएगा तो उससे भी आपका 5-6 हज़ार रुपये बढ़ने की संभावना है, तो उस कोशिश में भी हैं। ठीक है, ओके। वो जो पर नग 10-15 रुपए कमा रहा है, वो जो 8 लोग एक कमरे में रह रहे हैं, उसको जिस ट्रांसपोर्टर ने एम्प्लॉय किया है, क्या वो उसकी वेज बढ़ाने की हालत में है? यहाँ पर भी ना हमारा जो लोडिंग अनलोडिंग में भी जो हमारी यूनियन है एम्प्लॉयज़ में, वो हर साल या 2 साल में एक बार उनका पैसा बढ़ता है। ओके। और वो यूनियन इनिशिएटिव लेती है, ट्रांसपोर्टर्स ओनर्स को बाकायदा लेटर पे लिख के दिया जाता है कि भाई आपने पिछली बार इंक्रीमेंट हमारा फला समय पे किया था, और इस बीच में इन्फ्लेशन की दर ये हो गई है, महंगाई की दर ये हो गई है, तो आप इतना बढ़ाइए। फिर उसको लेके नेगोशिएशन होता है, जितने पे एग्रीमेंट हो जाता है वो फिर इम्प्लीमेंट हो जाता है। अब इसके अंदर देखिए कहीं कोई सरकार का रोल नहीं है अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर, ये सारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग हैं। जहाँ पर यूनियनाइज हो जाता है एम्प्लॉई वर्कर्स, चाहे ऑर्गेनाइज सेक्टर का हो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का हो, वहाँ पर चीज़ें लागू हो जाती हैं। और यूनियन का यही काम है। अगर कोई पूछे कि यूनियन का काम क्या है, यूनियन का काम है जीवन स्तर को बेहतर करना। क्योंकि ऑब्वियसली अगर मेरी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी तो मैं अपने बच्चों को बेहतर तालीम दिला पाऊँगा, उनको बेहतर खान पान की मैं ख्याल रख पाऊँगा। ऑब्वियस बातें। और वो केवल मेरे लिए बेहतर नहीं होगा, वो देश के लिए भी बेहतर होगा। क्योंकि अगर एक व्यक्ति खुशहाल होगा तो देश के अंदर भी वो ज़्यादा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में कंट्रीब्यूट भी कर पाएगा। क्या बोला? बहुत गरीबी स्थिति से रह रहे हैं। गरीब स्थिति है। खाना वाना हो जाता है रोज? होता है, कभी कभी होता है, कभी नहीं होता, ऐसा ही भी रहते हैं। कितने टाइम खाते हो दिन में? दिन में हो गए, कभी कभी मिला तो मिला, नहीं तो नहीं, ऐसा हूँ भी रह जाता। मतलब दिन में खाना नहीं भी मिला ऐसा भी हो जाता है? क्या नाम है तेरा? देश प्रेमी। हैं? देश प्रेमी। देश प्रेमी नाम है। मैं वाकई आपको बताता हूँ, अभी उत्तराखंड में सिलकियारा में जिन्होंने वो 40-43 मजदूरों को बचाया था ना लाइफ, वो फंस गए थे। ठीक है। और वो ब्लॉक हो गया था रास्ता, और ऑस्ट्रेलिया से और ना जाने कहाँ कहाँ से बड़े बड़े इंजीनियर साइंटिस्ट को बुलाया गया, बट दे फेल्ड। और फाइनली ये श्री राम कॉलोनी के और कुछ बुलंदशहर के लेबर, इन्होंने जा करके उन सबको जिंदा बाहर निकाल लिया। तो इनको रैट माइनर्स बोला जाता है। हाँ, रैट माइनर्स। यस। केवल चंद लोगों का नहीं, एक नेशनल प्रेस्टीज का इशू बन गया था। ठीक बात है। अगर 40 मजदूर मर जाते, आप सोचो, या कुछ भी उनके साथ दुर्घटना हो जाती, तो सरकार की कितनी बदनामी होती। ये है मजदूर की ताकत। That's not valued at all here. सरकारें उनको पुरस्कृत तो कर रही हैं, मगर इनके पास जॉब नहीं है। ये आमतौर पे उस घटना से पहले क्या करते थे, जल बोर्ड का पाइप बिछाने का काम अंडरग्राउंड का कभी कभी इनको मिल जाया करता था, तो ये दिहाड़ी पर या मंथ वाइज ये काम किया करते थे। मगर उसके बाद क्या है, खाली हैं, कुछ काम नहीं है, और ना इनको कोई इलाज की सुविधा, ना और कोई प्रोविडेंट फंड की सुविधा, ना कोई बच्चों के लिए वजीफ़ा स्कॉलरशिप, कुछ नहीं है। मतलब इतना एक हुनर रखने वाला व्यक्ति जो दुनिया के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहा है, समाज में कंट्रीब्यूट कर रहा है, देश के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहा है, मगर उसकी खुद की लाइफ कितनी इनसिक्योर है। अब इसमें बताओ, आप इस गली में अगर आदमी कोई बीमार हो जाए तो 4 आदमी उठा के लेके जा सकता है? किसी के पास शिकायत लेके जाओ, कहते मेरा काम नहीं है। दूसरा आदमी को यही सोचता है कि साला इस जिंदगी से अच्छा मर जाओ, ठीक है।
कम से कम कुछ आदमी कम होएंगे तो कम से कम जो रहेंगे वो तो कुछ सुकून रहेंगे ना। अरे ऐसी जिंदगी कोई जिंदगी है? पीने का पानी ही नहीं है। नहीं तो आपके घरों में टॉयलेट वगैरह नहीं है सर। ये कैसे यूज कर रहे हैं भाई? सर देख लीजिए आप, अब हमें कीड़ा मकोड़ा समझ लिए ना, हम इंसान नहीं है सर। गरीब आदमी की कोई कीमत है इस देश में? सही कोई कीमत नहीं है अब तो सर, ये खाली अमीरों की कीमत चल रही है यहाँ। मतलब गरीब आदमी का विकास नहीं हो रहा है। मरे हुए का और मार दिए, वही हो रहा है। गलत तो है नहीं, गरीब आदमी और गरीब हो रहे हैं और जो अमीर है तो और ही अमीर हो रहे हैं धर धर के। एक मैंने आपके लिए एक चैलेंजिंग सवाल सोचा कल कि ऐसा तो नहीं है कि केरला, वेस्ट बंगाल या त्रिपुरा के वर्कर्स ने कोई नियो मिडिल क्लास खड़ा कर दिया हो, वहाँ भी तो कोई बहुत खास सिचुएशन तो नहीं आई, तो सोल्यूशन क्या है? कंपैरेटिवली अगर बात करेंगे तो मान लीजिए जैसे आतिशी जी ने बोला कि दिल्ली के अंदर अनस्किल्ड लेबर का मंथली वेज होगा 18,600, मगर अनाउंसमेंट और प्रोपेगेंडा और इम्प्लीमेंटेशन उसके अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। और मैं इसको कहीं पर भी किसी भी मंच पे बोलने के लिए तैयार हूँ। मोर देन 95% वर्कर्स को दिल्ली के आतिशी जी का घोषित वेतन नहीं मिल रहा है। राजधानी में ये हालात होने चाहिए क्या? एक स्टैंडर्ड सेट होना चाहिए यहाँ पे। सेट होना चाहिए स्टैंडर्ड। इन केरला इफ़ वी कंपेयर, अगर गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि 18,000 है तो गवर्नमेंट इंश्योर करती है वहाँ पर कि वो 18,000 मंथली या फिर डेली जो बेसिस पे जो भी कैलकुलेशन होगा वो डिलीवर हो, वो मिले। ये फ़र्क है। हमका मजूरी दो ना 150 1,000 का। तो 1000 बीड़ी बनाने में टाइम कितना लगता है? अरे 2 दिन 4 दिन 250 बनाई। रोज आप खाना बनाते हैं? जी, 150 बच्चों के लिए बनाता हूँ। मंडे टू फ्राइडे? जी। और कितना मिलता है? 1500 जी महीने का? जी। अभी 500 बढ़ा है 15 अगस्त तक लिए, वो भी डला नहीं है अभी तक। ये आप एकदम सच बोल रहे हैं ना? बिल्कुल सर। चूंकि आप ट्रेड यूनियनिस्ट हैं तो क्या हमेशा आप एक फेयर ट्राई करते हैं कि भाई जो रिसोर्सेज के ओनर्स हैं उनकी भी बात आप समझें, क्योंकि उनकी भी तो अपनी लिमिटेशंस होंगी। अब हर एम्प्लॉय को पीएफ देना या हर एक को ऐसी जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, क्या इन इंडस्ट्रीज का प्रॉफिट उस प्रोपोर्शन से बढ़ रहा है कि वो ये कर सके? अगर नहीं बढ़ रहा होगा संदेश तो वो नहीं देंगे ना। अगर भाई यूनियन के पास क्या है या कानून के पास क्या है, जबरन तो चीज़ें नहीं कर सकते ना। इसमें जो फंडामेंटल जो बात है वो समझने की है कि आपको बेसिक मिनिमम चीज़ें तो हर ओनर को देनी चाहिए। ठीक है। जो लॉफुल है तो मिनिमम वेज तो देना होगा। जब हम लिविंग वेज और फेयर वेज की बात करेंगे तब वहां पर ओनर की कैपेसिटी का सवाल आएगा कि वो दे सकता है। अभी हम लिविंग और फेयर की बात ही नहीं कर रहे, अभी तो हम न्यूनतम की बात कर रहे हैं। इसलिए कि हमें भी हैरानी होती है एज ए सिटीजन कि 75 साल बाद हम कहाँ पर आके खड़े हो गए हैं कि हम देश के अंदर लिविंग और फेयर वेज की बात नहीं कर रहे। हम आज भी न्यूनतम चीज़ें मिल जाएं लोगों को, उसके लिए जद्दोजहद है, उसके लिए संघर्ष है। कैसे कर सकती है जो ऑडियंस जो आपको देख रही है अभी या हम लोग ही, हाउ कैन वी हेल्प यू? आप मेरे को कवर कर रहे हैं, ये भी हेल्प ही है, क्योंकि अगर ये मुद्दा व्यापक ऑडियंस के बीच में जाता है, ऐसा नहीं मैंने कोई भी, देखिए एक तो मैं ये बोलूँगा कि मैंने कोई भी नई बात नहीं बोली आज, और मैं ये भी रख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि यूनियन करने से कुछ लाभ नहीं होता है। अभी मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा, बहुत ज़रूरी है। हेल्थ एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं जो फॉगिंग वगैरह करते हैं, आपने देखा होगा डेंगू चिकनगुनिया में। अच्छा, उसको फॉगिंग बोलते हैं, ठीक है, आज समझ आ गया। वो घर जा कर के वो बकेट्स चेक करना, आपके यहाँ डेंगू का लार्वा तो नहीं है। वो जो साइकिल पे जो ब्रर करके आता है वो फॉगिंग है। तो ये लोग 97 में 96-97 में आउटब्रेक हुआ था डेंगू का बहुत ज़बरदस्त दिल्ली शहर में। तो उस समय पर इनकी भर्ती की गई थी एज डेली वेजर्स और एज सीजनल लेबर्स। तो ये तब से काम कर रहे थे, हमारे साथ 2017 में जुड़े थे, और हम ये फ़ख्र के साथ कह सकते हैं कि हमारे साथ जुड़ने के बाद में वेजेस तो मिनिमम वेजेस मिल रहे हैं उनको, डिक्लेयर्ड मिनिमम वेजेस, मगर उसके अलावा इलाज की सुविधा, ESI, PF, ये सब हम लोग जो पहले नहीं मिलता था यूनिफॉर्मली, वहाँ पर लागू कराने में कामयाब हुए हैं। 3049 एम्प्लॉयज़ को ये फ़ायदा हुआ है। वेल डन। तो अगर 5
भी एक परिवार में सदस्य होंगे, 15,000 लोग हो गए, 15,000 हो होंगे, है ना, और उनसे जुड़े हुए और लोग भी होंगे। बिल्कुल। तो ऐसे ये है यूनियन। मेरे भैया का वॉइस नोट आया मुझे सुबह, मैंने उनसे कल पूछा था कि क्या पूछूं, आई एम मीटिंग अ ट्रेड यूनियन लीडर, तो बोले यार लाडला ही याद है मेरे को, लाडला फिल्म आई थी अनिल कपूर की जिसमें वो लास्ट में, दैट वाज द लास्ट फिल्म जहां एक ट्रेड यूनियन लीडर मेन हीरो था। फैक्ट्री का यूनियन लीडर हमेशा मैं ही चुनती आई हूं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा मैडम, हमारा लीडर कौन बनेगा या नहीं ये हमें ही तय करना है। उठ राजू, उठ राजू। उसके बाद तो आप लोग मेरी इमेजिनेशन में ही नहीं है, मे बी एक्सेप्शन लाइक अ युवा, पर पॉप कल्चर में तो देयर इज नथिंग। क्या लाइक ऑफ कोर्स दिस इज एन इफेक्ट ऑफ पोस्ट 91, पोस्ट लिबरलाइजेशन, यू कैन डिनाई द, मतलब उसकी कॉजेलिटी तो यहाँ दिखती है, क्योंकि अर्ली 90s तक भी ट्रेड यूनियन लीडर मेरा हीरो था, पर अब तो कहीं हो ही नहीं आप। सही बात है। क्या करना है फिर? तो लाल सलाम क्यों बोलते हैं? लाल, हाँ बताइए, आप बताइए। क्योंकि खून की कुर्बानी देनी होगी। ये मे डे स्क्वायर जो वहाँ पर है ना शिकागो में, हाँ, अमेरिका में जी, तो जहाँ पर ये 8 घंटे के लिए आवाज़ उठी थी जी, तो उस समय जो मज़दूरों का झंडा था वो सफ़ेद था, सफ़ेद झंडा लेके चले थे। अच्छा। मगर जब स्टेट की तरफ से रिप्रेशन हुआ, गोलियाँ चली, तो वो झंडा खून से लाल हो गया। तभी से मज़दूरों की पहचान भी झंडे की जो है ना लाल बन गई। तो एक सैल्यूटेशन, एक रिस्पेक्ट के रूप में लाल सलाम बोला जाने लगा है। हो जाए, इस कैमरा में देख के बोलिए लाल सलाम, जोर से बोलिए लाल सलाम। मैं अपनी डोमेस्टिक हेल्प का कैसे डिसाइड करूं उसकी सैलरी, मुझे ये नहीं समझ आता अनुराग जी। इसी से समझ आ रहा है ना कि वो चूँकि ऑर्गेनाइज नहीं है ना, तो वो खुद से तय नहीं कर पा रहे हैं। जहाँ पर एम्प्लॉयज़, वर्कर्स ऑर्गेनाइज हो जाते हैं ना, तो उनके अंदर एक साइंटिफिक अप्रोच आ जाती है। मुझे तो यही नहीं समझ आता कि मेरी मेड कॉन्ट्रैक्ट पे है, वो मेरी एम्प्लॉई है, मुझे तो आज तक नहीं समझ आ पाया। मतलब क्या मैं उसको डेली वेज दे रहा हूँ, या फिर उनको कुछ बीमारी हो जाए तो मेरे को उसका भी ख्याल रखना है। आपकी एम्प्लॉई वो तब हो जाएगी जब आप उसको, मतलब दिन में 8 घंटे अगर उससे आप काम लेते हैं, तो उनको तो फिर मिनिमम जो वेजेस गवर्नमेंट द्वारा अनाउंस्ड हैं उतना उनको देना, उनको 18,000 मिलना ही चाहिए। मिलना और चाहिए। अगर स्किल्ड है तब तो 19, 19.5 ऐसा कुछ होगा, 21,000 के इन दिल्ली। हाँ, 21,000 के लगभग है स्किल्ड का, और हाईली स्किल्ड मतलब जो ग्रेजुएट्स हैं उसका 23,000 समथिंग। जो मेरे घर में खाना पका रहा है उसको मैं अनस्किल्ड बोलूँगा क्या? वो तो स्किल्ड में आएगा, वो तो स्किल्ड आएगा ना। जी, तो स्वादिष्ट पका रहा है तो। अरे भाई साहब, फिर तो हाईली स्किल्ड, फिर तो निक्की दीदी बनाती बहुत अच्छा खाना है। अब हम टपरी पे चलते हैं चाय वाले की दुकान। चलो ठीक है, बहुत सही। मुझे भूख लग रही है और चाय भी मुझे भी भूख लग रही है। चलिए केक रस्क, वाह, ये तो डिप करके खाएंगे ना। 2 चाय बोल दी, ठीक है। ये लोग जानते हैं आप कौन? सब जानते। इनका भी वेंडर्स का यूनियन है, मेंबर है पवन कुमार टी स्टॉल वाला। ये चंदा देते हैं या फ्री में चाय देते हैं? जोक। मैंने कभी फ्री में नहीं दी। क्यों चुनी है जिंदगी आपने? क्यों अभी भी चुनी हुई है? समाज को बदलने का एक कीड़ा है। बदलता हुआ देखा आपने कभी? इफ देयर इज मेरिट इन seeing the world change because of you, there is also merit in just living for yourself and your family. वो भी तो एक मजेदार जीवन है। सोचते हैं कि साल में 2-4 ऐसा आउटिंग्स हो जाए जब फैमिली के साथ में जा पाएं। हाँ, कई बार हो पाता है, कई बार नहीं हो पाता है। दोस्त भी अक्सर शिकायत करते रहते हैं कि तू कहाँ रहता है, मगर यही हमने अपना डेस्टिनी बना लिया। पर जरूरी नहीं है अपने लिए और फैमिली और दोस्तों के लिए टाइम निकालना। मतलब आप वर्कर की लाइफ समझते हो तो आप खुद भी तो एक वर्कर हो, या आप अपने आप को उससे ऊंचा मानते हो कि नहीं मैं तो दुनिया को सॉल्व करूंगा, मैं तो सैक्रिफाइस करूंगा? क्या ऐसे अज्यूम कर लेते हैं हम कि हमारा काम जो है समाज के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए सैक्रिफाइस करेंगे हम? सेक्रीफाइस तो है, कहीं से कहाँ समय कट करके कहीं पे लग रहा है।
आपके भाई बहन कितने हैं? मेरे सिस्टर्स हैं, 2 सिस्टर्स हैं। उनको समझ आता है आपका प्रोफेशन? वो तो मेरे को देख रही हैं 30 साल से क्या कर रहा है भाई हमारा। तो वो क्या बोलती है? फुली सपोर्टिव तो नहीं लगते, पार्शियली सपोर्टिव लगते हैं, क्योंकि शहर के अंदर सबको एक बेहतर जिंदगी चाहिए ना, कि हम अच्छे से अच्छा अर्न करें, अपने लिए अच्छा लाइफ बना पाएं, उसी में सब लगे हुए हैं। कई बार हम लोग जो है ना अपने पैशन से, अपने एजेंडा से उन लोगों को मोटिवेट नहीं कर पाते जो हमारे सबसे नज़दीक होते हैं। उसको अलावा कुछ और लोग मोटिवेट हो जाते हैं। बड़ी बात बोली है आपने। तो वो भी एक मकसद है, कितने लोग समदेश बन पाते हैं, कितने लोग अनुराग बन पाते हैं। मकसद ये नहीं है कि अनुराग अकेला तो नहीं बदल पाएगा ना समाज को, मगर समदेश जैसे अगर 10 हो जाए, 100 हो जाए, तो निश्चित है उसका प्रभाव क्षेत्र दायरा बढ़ेगा। रेवोल्यूशन ही आ जाएगा अगर बहुत सारे लोग हमारा नजरिया अपना ले तो। मैं चाय लेंगे। और आपका क्यूबा जाने का मन तो करता होगा? निश्चित रूप से। तजुर्बा है ना, कहीं भी आप जाओगे वहाँ की सोसाइटी को देखने समझने का। अभी हम केवल पढ़ पा रहे हैं, फिल्म्स में देख पा रहे हैं, वीडियोस में देख पा रहे हैं, मगर नज़दीक से देखने से एक ज़्यादा गहरा अनुभव होता है। ये जो दिल्ली में जो आंगनवाड़ी एम्प्लॉयज़ का, वर्कर्स बोले एम्प्लॉयज़ बोले, मुझे नहीं पता टेक्निकली सही शब्द क्या है, पर वो जो प्रोटेस्ट चलता है दिल्ली सरकार के खिलाफ, वो एकदम जेन्युइन है। ऑब्वियसली उनको तो ये 1975 की स्कीम है, ICDS बोलते हैं इसको, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। ठीक है। उसमें जो है जो मार्जिनलाइज सेक्शंस के बच्चों को भेजा जाता है, उसके अंदर बहुत सारी हमारी बहनें, माताएं जो बिल्कुल निचले तबके में काम करती हैं, जिनके पास पूरे पूरे दिन काम करने के बाद में उनके पास में मुश्किल से 25 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये कमा पाती हैं। तो उनके बच्चे कहाँ जाएंगे? उनके बच्चों को प्राथमिकी शिक्षा कहाँ मिलेगी? उनके बच्चों को आहार कहाँ मिलेगा? तो ये इंश्योर कर रहे हैं आंगनवाड़ी सेंटर्स की इस प्रकार की जो तबका है उसको केटर कर पाएँ। तो स्कीम तो अच्छी है, बहुत अच्छी स्कीम है, निश्चित रूप में स्कीम तो काफ़ी अच्छी नहीं तो ये तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अक्लेम्ड स्कीम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 10,500 आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं, तो उसमें एक वर्कर, एक हेल्पर बोलते हैं उसको। गॉट इट। वो हर सेंटर पे होता है, एक वर्कर, एक हेल्पर। एक हेल्पर। तो टोटल होगा 21,000 लोग। 21,000 लोग हो गए। तो ये जो फैसला लेना है कि ये एम्प्लॉय कैटेगरी में आएंगे कि नहीं आएंगे, वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। अच्छा। और अफसोस की बात यह है कि इतना आज़ादी के कितने 75 साल बाद भी आज तक भी ऐसे लोग जो कि इतना महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं समाज के अंदर, उसको सरकार जो है एम्प्लॉय डेफिनेशन में नहीं रखना चाहती। ये कोई सीजनल काम थोड़ी है, ये तो परमानेंट काम है। अब देखो, आप जो इतना बारीकी से नहीं भी समझ पा रहे हैं, आपके भी क्या आपका जवाब आया है कि भाई लग रहा है, परमानेंट लग रहा है। इनको ऑन एवरेज दिल्ली में सैलरी 12,700 कुछ रुपए है इसमें आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए। मिनिमम वेज से कम मिल रहा है। मिनिमम वेज से कम मिल रहा है, और इसी को लेकर के 2022 में आंदोलन भी हुआ था। मिनिमम वेजेस तो दिया नहीं सरकार ने, बल्कि दिल्ली सरकार ने लगभग 894 लोगों को दिल्ली में नौकरी से, 950 के करीब लोगों को दिल्ली से बाहर निकाल दिया, जॉब से ही बाहर निकाल दिया। फिर हम उम्मीद भी करते थे कि भाई आम आदमी पार्टी बहुत सारे प्रोमिसेस करके आई थी कि पास जो पार्टीज है, कांग्रेस है, बीजेपी है, उससे बेहतर एक सोसाइटी बनेगी दिल्ली के अंदर। अफसोस की बात है, मगर जो वर्कर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा बेहतर ये भी नहीं कर पाए। केजरीवाल साहब जब नए नए मुख्यमंत्री बने थे ना, 6 महीने तक तो प्रशासन ऐसे था, बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि वाकई में राम राज्य आ गया। मतलब पुलिस वाला ब्राइब लेने से डरते। करेक्ट ये हो रहा था। मगर उसके बाद क्या बदलाव आया कि ये सब चीजें क्या हुआ? क्या व्यवस्था में जो स्थापित शक्तियां हैं ना, स्टेटस को जो है, स्टेटस को बोल सकते हैं, हाँ। जिनका गलत काम किए बगैर काम ही नहीं चल रहा था, वो हमेशा से हावी रही हैं सोसाइटी में, वो दोबारा हावी हो गए। और केजरीवाल साहब भी उनके उसमें आ गए, कॉम्प्रोमाइज किए इन्होंने। ये जो अप्रेंटिस है,
और ये जो इंटर्न है, ये शब्द प्राइवेट इंडस्ट्री में तो मुझे पता है कैसे यूज होते हैं, सरकारी भाषा में इन दो शब्दों का क्या मतलब होता है? क्योंकि आजकल इस सरकार ने भी अप्रेंटिस फिर से शुरू कर दिया है, साल के 1 करोड़ शायद अनाउंस हुए हैं। What does this mean? And is why are these terms being used? Are they just कि फैंसी शब्द हैं, इसके आड़ में चल जाएगा कुछ भी? सरकार तो फिर वही सवाल है ना, सरकार ये दिखाना चाह रही है कि हमने जो है इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे दी है। अप्रेंटिसशिप का मतलब कोई एम्प्लॉयमेंट तो नहीं है ना, नहीं, क्योंकि अप्रेंटिसशिप तो एक समय के लिए होगी, सीमित उसका समय होगा, मगर वो 1 साल की ट्रेनिंग के बाद में एज ट्रेनी या एज अप्रेंटिसशिप, उसके बाद में आपको जॉब मिला कि नहीं मिला ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। या मान लो प्राइवेट सेक्टर भी है, तो जहाँ पर वो एज अप्रेंटिसशिप काम कर रहे हैं, क्या उस प्राइवेट इंडस्ट्री ने बाद में ऑब्जर्व कर लिया उसको? तो उसके आंकड़े यदि देखेंगे तो हम पाएंगे कि बहुत चंद लोग ऑब्जर्व होते हैं, बहुमत लोग जो है मतलब अप्रेंटिसशिप के बाद, ट्रेनिंग के बाद। क्या ये भी होता है कि अप्रेंटिसशिप के आड़ में वेजेस कम रख रहे हैं? बिल्कुल, ये मैं बोलना वाला ही था कि नहीं मैं ये बात बताना चाह रहा था कि होता क्या है कि अप्रेंटिसशिप हो या ट्रेनी हो, उसको आप फुल प्रोडक्शन में नहीं आप लगा सकते हैं आप। और जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ हैं ऐसे लोगों को भी कुछ समय के बाद में फुल प्रोडक्शन में लगा देती हैं, और अप्रेंटिसशिप और ट्रेनिंग के दौरान में उनका जो अलाउंस होता है वो बहुत कम होता है। वो वेज, क्योंकि वर्कर नहीं है, वो फुल फ्लैज वर्कर नहीं है, तो उनको 18,000 या 21,000 तो मिलेगा नहीं, तो उनको मान लीजिए 5,000 मिल रहा है, 8,000 मिल रहा है, मगर उनसे काम लिया जा रहा है 21,000 वाले का। ये आज की डेट में हो रहा है कहीं तो? बिल्कुल निश्चित रूप से। ठीक है, सही है, मतलब वर्कर्स पिस रहे हैं, कंफर्म बात है, या कैमरा के लिए ऐसे ही कुछ बना के बोल रहे हो? इन्फ्लुएंसर्स या कंटेंट क्रिएटर्स का यूनियन के बारे में सोचा है आपने कभी? क्योंकि मैं आपको बताऊं, YouTube मेरी अर्निंग का 45% लेता है मुझसे। धांधलेबाजी है गूगल की, मैं सही बता रहा हूँ। ये मुद्दा मेरे जैसे शायद अपर मिडिल क्लास शहरातों को ना फील होता हो, लेकिन ये मुद्दा है। एक समय पे मुद्दा बन जाएगा, ये अभी नहीं बन रहा मगर कभी बन जाएगा। यार आप ही बनाओ और कौन बनाएगा? तो आपको एसोसिएशन बनानी होगी, मतलब आप जैसे लोग। हाँ, मैं इकट्ठे करता हूँ आपके पास आऊंगा। मोनोपोली का तो समय है ही ना। यूट्यूब अगर आपसे 45% ले पा रहा है तो एक मोनोपोली हो गई है उसकी। ऑप्शन ही नहीं है ना मेरे पास, मेरे को और कहाँ डालूंगा मैं वीडियो? मोनोपोली तो है, मच्छर घातक है आगे। They're like the capitalists, खून चूस रहे हैं। They are not capitalist. Everyone is not capitalist. We cannot name मच्छर एक है। You can, अगर वो सेम ही काम कर रहे हैं, ये भी खून चूस रहे हैं, वो भी खून चूस रहे हैं। काश ऐसी कॉन्वर्सेशन करते करते ही मेरी रोजी रोटी चल जाए और मेरे सब्सक्राइबर बढ़ते रहें, तो मेरा तो अलग ही मजा आ जाएगा। मैं तो रोज ऐसा एक इंटरव्यू करना चाहूँगा, बस ऐसे इंटरव्यू को उतने व्यूज आ जाए जितने एक फिल्मी सितारे के इंटरव्यू को आते हैं, तो मेरा तो काम ही बढ़िया हो जाएगा। नहीं तो ऐसी ऑडियंस भी है ना जो ये कहेगी कि ये तो जो बैड साइड ऑफ द स्टोरी है उसी को डिपिक्ट कर रहा है बंदा। ये बात भी ठीक है ना, बट जब है ही बैड साइड इतनी बड़ी और अगर मुझे काम ही मार्जिनलाइज्ड के लिए करना हो, मैं काम ही करना चाहता हूँ उनके लिए जो दबे हैं, जो दबाए जा रहे हैं, तब क्या बोलेगी ऑडियंस? जो बड़ा मीडिया है, जो टीवी चैनल आज तक वगैरह, वो आते हैं यहाँ पे? नहीं, कोई नहीं आता। आएगा भी, हम बोलेंगे तो आगे रिलीज नहीं होगा। नहीं, क्या आज तक आए हैं? कभी हुआ? किसी पार्टी के बारे में बुराई करो, वो रिलीज कर देंगे, लेकिन हमारी समस्या को नहीं करेंगे। ये बात ठीक बोली आपने, जो मेन मुद्दा है उसको बिल्कुल कर देंगे, आगे 6 बार दिखाएंगे ये आदमी ऐसे बोल रहे हैं। सही बात है, अगर किसी पार्टी को गाली दोगे वो बिकेगा ना। जो बड़े चैनल वाले होते हैं ना, जो मेन मुद्दे की बात आती है ना, उससे हटाकर दूसरे की तरफ लगा देंगे, कंफ्यूज कर देंगे। इस दिशा में तो बहुत गंभीरता से सोचने की जरूरत है। एनीवे, मुझे बहुत मजा आया अनुराग जी, थैंक यू, आपने इतना टाइम निकाला। हालांकि मुझे समझ नहीं आता कि जो लोग अपना पूरी जिंदगी एक कॉज में निकालते हैं। मैंने अपने पिताजी को भी देखा, हालांकि उनका कॉज बहुत अलग था और है, लेकिन मुझे थोड़ा What he was doing? ही इज इनटू अ स्पिरिचुअल मिशन। सो उन्होंने सेवा की 30 साल बस।
इस पर हमारी टिप्पणी ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग इन कामों में लगे हुए हैं, वो तो जारी ही रहेगा जी, मगर जो है हम हद से ज़्यादा अगर हम ये सोचने लग जाएं, इस दिशा में सोचें कि नहीं भाई हमारा जो जितना भी कर्म है या मेरे साथ जो भी सुख दुख हो रहा है सब मैं नहीं तय कर रहा हूँ, कोई सुपर नेचुरल पावर तय कर रही है, तो उस समझ से तो हम सहमत नहीं हैं। इसका मतलब कि फिर कर्मों का तो कोई योगदान रहा ही नहीं फिर जीवन के अंदर। और ये इतिहास दिखाता है कि कलेक्टिवली जब प्रयास किए गए हैं तो जिसको ये बोला जाता है जाता रहा कि भाई ये चीज़ बदलेगी नहीं कभी, वो चीज़ सामूहिक प्रयासों से बदली है। जब 8 आवर्स की वर्किंग नहीं थी दुनिया में, जब कोई कानून ही नहीं था कि भाई कितने घंटे इंसान काम करेगा, जब इंडस्ट्री आई है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, तो लोगों ने उसको विषय बनाया और कलेक्ट हुए, और कलेक्ट होने से और उसके बाद में उनको सज़ा भी भुगतनी पड़ी, कुछ लोगों को फांसी भी हुई, मगर विश्व के अंदर एक ऐसा नियम बन गया जो आज 150 साल के बाद भी हम लोग याद करते हैं। ठीक बात है, चेंज आता है कलेक्टिव एक्शन से। हाँ, कि ठीक है आप धर्म में यकीन करते हैं, आप करिए, मगर धर्म के पीछे पागल मत हो जाइए। वो कोई भी धर्म हो, किसी एक उसको बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो फंडामेंटलिज्म तो ख़राब है, चाहे वो इस्लाम में हो, हिंदुज़म में हो, और उससे हमारे देश को ओवरऑल नुकसान ही हो रहा है। लास्ट सवाल, फिल्म रह गई, बेस्ट फिल्म जिसमें यूनियन लीडर दिखाया हो, कोई दीवार काला पत्थर टाइप कोई फिल्म बताइए क्योंकि आज की डेट में तो ऐसी फिल्म नहीं मिलेगी। बताओ, फिर एंड करते हैं, या कोई गाना गा दो। गाना गा सकता हूँ। अरे ताली दो ना, लाल सलाम कॉमरेड, आ जाओ, हो जाए। मेरा जूता है जापानी तू जिंदा है, तू जिंदगी आइए, की जीत में यकीन कर। आइए गाइए, आइए। तू जिंदा है, तू जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है, तू जिंदा है, तू जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है, तू जिंदा है, तू जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। That's it. थैंक यू अनुराग जी, थैंक यू फॉर योर टाइम, बहुत मजा आया। प्लीज बता दीजिए, किसी अगर कोई भी वर्किंग क्लास का व्यक्ति ये देख रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब करें अनफिल्टर्ड बाय संदेश को। आज हो जाए, मुहिम चला दीजिए। मैं सभी से कहना चाहूँगा कि जो समदीश का यूट्यूब चैनल है, अनफिल्टर्ड बाय समदीश, अनफिल्टर्ड बाय समदीश, उसको सभी देखें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू जी, थैंक यू। और इस वीडियो को शेयर कीजिए। निश्चित रूप से, निश्चित रूप इस वीडियो को भी, अन्य वीडियो को भी। जी, थैंक यू अनुराग जी, थैंक यू सो मच। सफ़ेद सलाम। सफ़ेद I don't know what that is.